Yeah, let us wait 1 more minute. Okay, let us start. Good morning again. I welcome you again in the online class. So this is a physics minor class, vibration and waves. So again, let me ask you, you can hear me out, right? You can see my screen and you can hear me, right? During the meeting, if you feel like my voice is not coming through or the screen is not coming through, let me know. Okay, so let us start our last article of chapter 1, which is simple harmonic motion. So the name of the article is transverse vibration of a mass suspended between two identical springs. Right? So what we want to do here is हमने transverse vibration के लिए एक मास सस्पेंड किया है एक मास टू आइडेंटिकल स्प्रिंग में उसके लिए हमने कोई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन डिराइव करनी है ओके सो लेट अस स्टार्ट तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में फर्क क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल में फर्क क्या होता है सबसे पहला क्वेश्चन ये है देखो हम मेरे पास जैसे हमने सिंपल हार्मोनिकेशन में किया था ना एक स्प्रिंग है दोबारा बनाते हैं एक स्प्रिंग है उसके साथ ये मास लगा हुआ है और ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ना ये इस केस में बन जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल जो कि एक प्लेन में ऐसे हो रही हैं एक एक्सिस के अराउंड बैक एंड फोर्थ हो रही है राइट एंड लेफ्ट बट जब ये सिर्फ हमारी लेफ्ट एंड राइट ना होके ऊपर नीचे भी हो जाएं ओके तो ये हमारी हो जाती हैं ट्रांसवर्स जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे वाली वाइब्रेशंस जो हैं हो गई हैं तो एक वाइब्रेशन तो इसमें है ही है ये वाली क्योंकि स्प्रिंग लगे हुए हैं तो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स तो इस जगह ही एक्ट कर रही है इस केस में बट जब हम ट्रांसवर्स वाइब्रेशन करते हैं यानी ऊपर को उसको डिस्प्लेसमेंट देते हैं तब उसमें एक ये वाली भी डिस्प्लेसमेंट होनी शुरू हो जाती है तो ट्रांसवर्स हम किसी को भी कह सकते हैं जो बेसिकली 90 डिग्री होती है जैसे लॉन्गिट्यूडनल ये होगी तो ट्रांसवर्स ये हो जाएगी या ये हो जाएगी तो ये लॉन्गिट्यूडनल ही रहेगी ओके नाउ कंसीडर टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स each of spring constant s and length called relaxed length 0 l0 तो हमने क्या किया दो हमने एक स्प्रिंग लिया जो कि एक रिजिड स्पॉट से अटैच्ड है ऐसे और एक मास m उसमें अटैच हो गया सिमिलरली एक और स्प्रिंग लिया जिसको उसी मास से हमने अटैच कर दिया और ये दोनों स्प्रिंग टेंशन में है इसको टेंशन हो गई है किसी बात की तो इनमें टेंशन फोर्स लग रही है ठीक है इसमें भी लग रही है इसमें भी लग रही है तो ये मास जो बीच में है तो दोनों को खींचा हुआ है वो बट जो स्प्रिंग की रिलैक्स लेंथ है रिलैक्स लेंथ कौन सी लेंथ है जब ये स्प्रिंग रिलैक्स्ड है यानी कोई इसमें टेंशन नहीं है तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में है जब ये रिजिड एंड से नहीं जुड़ा हुआ देन इस जो इसकी लेंथ है वो एल है वो ऑब्वियसली एल जो है वो ग्रेटर देन होगी L0 तो एल कहीं यहाँ होगी जो छोटा स्प्रिंग कॉम्पैक्ट है अब अगर हम डिस्प्लेट में इसकी फोर्स हम लिखना चाहें तो हमें पता है ये जो फोर्स है स्प्रिंग पे जो लग रही है वो हमने मास जो है कॉमन जोड़ा हुआ है लेफ्ट के साथ भी और राइट के साथ भी तो हम किसी एक स्प्रिंग की फोर्स निकालते हैं इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम में क्या मतलब है इसका जितनी लेफ्ट साइड लग रही है फोर्स उतनी ही राइट साइड लग रही है फोर्स तो उस केस में हम देखेंगे जो फोर्स है हमारी हमें पता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होती है मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी हमारी कि पहले जो लेंथ थी L0 पहले हमारी कितनी लेंथ थी जब स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं था लाइक L0 मान लो और जब अब स्ट्रेच हो गया अब L0 और L में जो हमारी दूरी है यानी जितना स्ट्रेच हुआ है स्प्रिंग दैट इज व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज फोर्स ऐसे ही हम लिखते थे फोर्स
सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में भी एस एक्स। ओके, जब ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो माइनस लग जाता था, है ना, ऐसे ही लिखते थे। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 तो आ गई, बट हमने तो पढ़ना है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल है अभी भी, कि स्प्रिंग तो इस साइड खींचा है ना, बट हमने पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल सॉरी ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्प्रिंग को वाई डिस्प्लेसमेंट देते हैं, इस मास को पकड़ के हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं वाई डिस्प्लेस के साथ, और उसके कारण क्या होता है, हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब जो आप ये इमेजिन करके देखो, अगर आपके सामने ये स्प्रिंग सिस्टम, तो क्या होगा, स्प्रिंग अपनी वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, लेफ्ट से भी उतना ही राइट से भी उतना ही, वो उतना यहाँ पे रहना चाहता है। तो जब ट्रांसफर्स हम वाइब्रेशन देंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो जब हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये ऐसा मोशन करने लगेगा, नीचे ऊपर मेन पोजीशन के अराउंड। तो इस तरह के सिस्टम के लिए हमने अपनी इक्वेशंस डिराइव करनी है। तो जब मास जो है y है, सॉरी जो मास जो है डिस्प्लेसमेंट y लिया मेन पोजीशन से, उसमें फोर्स कौन सी लगी, ये वाली, जो चाहती है कि ये वापस नीचे आ जाए मेन पोजीशन पे, और यहाँ पे ये वाली, दोनों ही रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही हैं, इसलिए उनकी डायरेक्शन इधर को है, ताकि स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होना चाहता है। ओके, तो ये होगी रिस्टोरिंग फोर्स। अब हम वेक्टर अलजेब्रा यूज करके थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करते हैं, मैथमेटिक्स की टर्म में इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये सिस्टम बन गया, पहले इक्विलिब्रियम में था, फिर हमने एक वाई डिस्प्लेसमेंट दे दी ऊपर, और हमें पता लगा कि फोर्स एक रिस्टोरिंग जनरेट हो रही है ऊपर, राइट भी और लेफ्ट भी। अब इसमें हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो रिलैक्स लेंथ थी वो थी L0, फिर इसमें एक लेंथ बन गई L, फिर जब ये स्ट्रेच हुआ ऊपर की तरफ, फिर एक नई लेंथ बन गई, वो कौन सी है, L प्राइम। तो अब ये जो लेंथ है वो L नहीं है, बट वो L प्राइम है। सिमिलरली ये जो लेंथ है अब L नहीं है, वो L प्राइम है, क्योंकि अब बढ़ गई है, L ये वाली थी, ये देखने में आ रहा है, बट ये वाली लेंथ है ये। और क्या चीज है, फोर्स क्योंकि डायगनली लग रही है, तो हम फोर्स को कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो फोर्स को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हमें पता होना चाहिए थीटा कहाँ है, तो थीटा हम मानते हैं कि हमारा ये मेन पोजीशन के साथ नई वाई जो है वो थीटा बना रहा है ये। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री है। अ, सबसे पहले चलो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में बांटते हैं फोर्स को। अगर फोर्स ये है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल होगा। तो हॉरिजॉन्टल को हमने यहाँ पे लिख दिया कुछ, और वर्टिकल को यहाँ पे लिख दिया कुछ, और ये फोर्स होगी डायगनली। अब अगर ये थीटा है तो ये हो गया 90, और ये हो गया 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये हो गया थीटा। ओके, वही बात है घूम फिर के। तो जो हमारा बेस के साथ बनता है हमें पता है वो एफ कॉस थीटा लिख देते हैं, जो हमारा बेस के अवे बनता है उसको हम लिख देते हैं एफ साइन थीटा। इसको आप प्रॉपर एस सी टी से भी कर सकते हो। क्या था, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या आप सीधा याद रख सकते हो कि जो बेस के साथ बन गया वो एफ कॉस थीटा हो गया, जो परपेंडिकुलर के साथ बन गया वो एफ साइन थीटा हो गया। सिमिलरली राइट साइड में भी आप बनाओगे ऐसे इस स्प्रिंग के लिए, तो एफ कॉस थीटा हो गया, एफ साइन थीटा हो गया। अब इस सारी ज्योमेट्री से हमें समझ आया कि एफ कॉस थीटा लेफ्ट को जितना लग रहा है उतना ही राइट को लग रहा है, इसलिए दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर जाएंगे, ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हमें नहीं करेंगे। बट जो एफ साइन थीटा है वो दोनों केस में नीचे की तरफ लग रहा है, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, यही हमने देखना है। तो हमने टेंशन निकालनी है स्प्रिंग की। सबसे पहले हमारी जो टेंशन आएगी वो आएगी कि अब स्प्रिंग कितना टेंस हुआ है, कितना टेंशन उसमें आई है। पहले उसकी जो रिलैक्स लेंथ थी उसमें से हमने, जो स्ट्रेच लेंथ है उसमें से हमने रिलैक्स लेंथ को माइनस कर दिया। ऐसे ही किया हमने पीछे भी। हमने क्या किया देखो, जो स्ट्रेच लेंथ है उसमें से रिलैक्स लेंथ को माइनस कर दिया जब वो मेन पोजीशन में थे, मतलब इस पोजीशन में थे। और जब हमारा डिस्प्लेसमेंट वाई आ गई, ट्रांसफर्स आ गई, अब इस बार जो हमारी लेंथ है वो एल प्राइम हो चुकी है। तो इसलिए हमारा जो नया सिस्टम के लिए जो हमारी फोर्स है, टेंशन है, वो हमने लिख दी एस इज इक्वल टू एल प्राइम माइनस एल जीरो। थोड़ा सा लैग आ रहा है सिस्टम में,
थोड़ा सा 1 सेकेंड आधे सेकेंड का लैग है जो मैं लिख रहा हूँ और बोलने में। ओके, अब हमने ये भी समझा इस पीछे वाले आर्टिकल में, पीछे वाली डायग्राम में, कि एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा जो है वो खत्म हो जाएंगे और जुड़ेगा कौन सा, एफ साइन थीटा। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स हमारी रह जाएगी दैट वुड बी ओनली एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा, और दोनों जुड़ के बन जाएंगे 2f साइन थीटा। और माइनस डायरेक्शन क्यों आएगा, बिकॉज ये रीस्टोरिंग फोर्स है। फिर से वही बात, रीस्टोरिंग फोर्स है तो माइनस डायरेक्शन आ जाएगा। तो अब हमने निकालना क्या है, बेसिकली हमारा जो एंड गोल होना चाहिए, हमें एंड गोल पता होना चाहिए अपने आर्टिकल का, तभी हम चल पाएंगे ना उधर। हमने देखना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है भी या नहीं है। तो उसके लिए हमें फोर्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल्स, सम फाइनल वेरिएबल्स जो हमें डायग्राम्स में दिख रहे हैं। तो साइन थीटा को क्या मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूँ डायग्राम के हिसाब से? चलो डायग्राम में चलते हैं दोबारा। ओके, तो अगर ये थीटा है, ओके, और ये हमारा y है, ये वाली लेंथ y है, और ये l प्राइम है, तो साइन थीटा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। साइन थीटा इजिली मेरा आ जाएगा y अपॉन एल प्राइम। तो ये हमारा आ गया साइन थीटा y अपॉन एल प्राइम। अब इसी साइन थीटा को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बन जाएगी -2f y ओवर एल प्राइम। इतनी आ गई। अब इसके बाद हमें पता है कि जो हमारी फोर्स है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू acceleration, and the relation should be mass into acceleration, and I put f r is equal to ma in this equation, and from that I calculated the value of acceleration, which is a is equal to -2fy upon l prime m. Why I am doing all these things? Because I want to see if my acceleration is directly proportional to the displacement or not. This is my end goal, and the displacement in this case is y. Okay, तो हमने क्या किया, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये एफ आर हमारे पास आ गई, हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों वाई कंपोनेंट जुड़ गए नीचे की तरफ वाले एफ साइन थीटा, उससे -2f साइन थीटा आ गया। फिर साइन थीटा वो हमने डायग्राम से निकाल लिया, दैट इज y अपॉन एल प्राइम, और उसको हमने भर दिया इस फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला में हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। फिर हमने बोला कि चलो एक्सेलरेशन की टर्म में फोर्स लिख देते हैं। फिर एक्सेलरेशन को हमने m जो है इधर भेज दिया, हमारा कुछ फॉर्मूला ये बन गया। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई। हमने चेक करना है कि ये एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ y के बराबर भी है, y के प्रोपोर्शनल है, या कुछ और चीज भी है। तो वो कैसे देखें, तब तो हमें सब जो वेरिएबल्स हैं उनको अपने निम्न वेरिएबल में तोड़ना होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास f है, वो है एल प्राइम माइनस एल जीरो। तो एफ को मैंने भर दिया एस एल प्राइम माइनस एल जीरो, यानी अब मेरे को जो नॉर्मल जो डायग्राम में जो डिस्टेंस थे उसमें मेरा जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, वो एक्सप्रेस होने लगी। तो फोर्स को मैंने भर दिया माइनस एस एल प्राइम माइनस एल जीरो, बाकी चीजें ऐसे ही। अब इनको थोड़ा सा एडजस्ट किया, एल प्राइम बाई एल कर दिया, एल जीरो बाई एल प्राइम कर दिया, और इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो यहां से तो दिख रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो y के प्रोपोर्शनल आ रहा है। वैसे सीधा सीधा देखें तो ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, और y के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ऊपर ऊपर से देखे तो एस तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, एल जीरो भी कांस्टेंट है, एल प्राइम कांस्टेंट नहीं है। बट क्योंकि एल प्राइम क्या है, अगर हम पीछे देखें, आओ तो ऑप्टिक्स की क्लास में घुस गए। तो एल प्राइम क्या है, ये हमारा था एल प्राइम, ये हमारा था y, और ये था हमारा l। ठीक है, और इन तीनों चीजों से हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं कि हमारा l प्राइम इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी l प्राइम के अंदर भी कोई y स्क्वायर है। सो दैट मीन ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू y. So if that acceleration is not proportional to displacement, then that means this equation, this motion is not simple harmonic motion.
ये हमारा कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ हुआ। बट हम इस पे एक लेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस हम क्या लेंगे कि जो हमारी ऑसिलेशंस है और वाइब्रेशंस हैं दैट आर वेरी स्मॉल, यानी जो y है वो लेस देन l है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो y है ये बहुत नजदीक है, यहाँ पे कहीं पे ये बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रहा है यहीं पे ही, बट ये जो y है वो बहुत कम है l के कंपैरेटिव। अगर ऐसा केस है तो हमारा जो ये रिलेशन है इसको हमने इस वे में लिख लिया थोड़ा फैंसी करके, l बाहर निकाल लिया और अंदर l स्क्वायर आ गया नीचे। तो हम देखा अगर y लेस देन l है तो y स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, यानी ये ओवरऑल टर्म और छोटी हो गई, यानी वन में कुछ छोटा ऐड करो तो उसको वन ही कंसीडर कर लिया और उसका स्क्वायर रूट भी वन हो गया, तो l जो है वो l ही रह गया इस केस के लिए। तो ऐसे में हम क्या किया, हमने एल प्राइम को फिर इस इक्वेशन में भर दिया, एल प्राइम को हमने एल भर दिया यहाँ पे, और जब एल प्राइम को एल भर दिया तो हमें दिखा कि ये भी कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, सिर्फ वेरिएबल क्या बचा वाई। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है प्रोपोर्शनल टू वाई, और साथ में जो भी कुछ लगा होता है उसको हम बोल देते हैं ओमेगा स्क्वायर, इसलिए हमारी आ गई यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दिखा कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, which is the signature of simple harmonic motion, provided transverse displacement is negligible। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा जो मोशन है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज दिस, एंड वी कैन इजिली डिराइव द टाइम पीरियड। So let me repeat that thing again। ये एल प्राइम हमने निकाला था डायग्राम से, अगर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन स्मॉल है, y जो है बहुत कम है l से, दैट मीन्स आई कैन रीड स्ट्रक्चर दिस मैथमेटिक्स, आई कैन पुल आउट l, और उसको बाहर निकालने के बाद ये जो मैथमेटिकल क्वांटिटी है, ये जो रेशियो है दैट इज वेरी स्मॉल बिकॉज y इज लेस देन l, और ये जीरो के अराउंड हो गई, वन में जीरो ऐड करो वन ही निकलेगा, स्क्वायर रूट करो फिर वो l प्राइम जो है l आ जाएगा, और उसको आप भर दोगे यहाँ पे L prime में, ये वाली इक्वेशन में, and then you get something like this, and from that you conclude that the acceleration is proportional to y, that means this motion is SHM as long as the transverse displacements are negligible, this one. So you can easily calculate the time period. So that completes the chapter 1. So I will wait here for any questions. बेटा किसी का माइक ऑन है? Okay, so far so good. If you are good, you can just thumbs up so that I can go ahead. Okay, if you have any question, do let me ask. Now, let us cover one or two articles here, right? And then we will be done for the day. So the chapter number 2 is damped oscillations. So previously, जब हम पढ़ रहे थे simple harmonic motion, we were only talking about free oscillations. There was no extra terms in the equation of motion जहां पे हमें पता लग रहा था कि जो oscillation है वो डैम्प भी हो रही है। तो चले पहले हम समझ लेते हैं कि फ्री oscillations होती क्या है। Free oscillation, a body or system is said to be execute free oscillation if on being displaced from its equilibrium, it oscillates itself without outside interference। मतलब क्या है इस चीज का, एक पेंडुलम है हमारा रिजिड सपोर्ट से, वो एक मोशन करता जा रहा है, जब उसको हमने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया यहाँ पे, ये करता जा रहा है करता जा रहा है, अब ये करता ही रहेगा जब तक कि आउटसाइड को इंटरफेरेंस नहीं होगी। बट नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि एयर फ्रिक्शन के कारण ये धीमा होके एक टाइम पे फिर से मेन पोजीशन में आ जाता है। बट अगर एयर फ्रिक्शन ना हो या फिर आउटसाइड कोई डिस्टरबेंस ना हो, देन दिस विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइटली, ये हमेशा एग्जीक्यूट करता रहेगा फ्रीली, एंड दिस इज कॉल्ड
अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस और फ्री ऑसिलेशंस। जो टाइम पीरियड होता है फ्री वाइब्रेशंस का, दैट इज कॉल्ड नेचुरल टाइम पीरियड, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, फ्री वाइब्रेशन का, वो कांस्टेंट रहता है, और इसलिए अनडैम्प्ड उसको बोलते हैं कि वो एम्पलीट्यूड जो है डिक्रीज नहीं करता है। बट जब जो एम्पलीट्यूड है when it decrease gradually due to air resistance or damping force, इसको हम क्या कहते हैं? damped oscillations। ये हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस को समझते हैं। अब इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, हम इसको डायग्राम से ही समझ लेंगे, बड़ा आसान है। देखो, ये मेरे पास हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में कि हमारा जो पेंडुलम है, जब वो ये डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, राइट। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट का प्लॉट है, तो यहाँ पे मैक्सिमम शुरू होता है वो मतलब एक मेन पोजीशन शुरू हुआ, एक साइड में मैक्सिमम गया, फिर वापस आया मेन पोजीशन पे, फिर मैक्सिमम गया दूसरी साइड, फिर वापस आया मेन पोजीशन पे, फिर मैक्सिमम गया, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, ऐसे चलता रहता है वो। पर अगर वो अनडैम्प्ड है, मान लो वो आइडियल केस है और वो अनडैम्प्ड है, तो उसमें इस केस में क्या होगा कि जो मोशन है वो हमेशा, जब भी वो एक्सट्रीम में आएगा, वो हमेशा एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को छुएगा, वो एम्पलीट्यूड उसका डिक्रीज नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा केस हो गया अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का। और डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होंगी कि एम्पलीट्यूड जो है विद टाइम जो है वो डिक्रीज करता जाएगा और एक टाइम पे वो खत्म हो जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हमने की, एसएचएम में जो की थी हमने वही सेम है, बड़े आसान है। कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये रेपिटेशन ही है दोबारा से। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हम हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एस एक्स स्क्वायर। और वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास? डी एक्स अपॉन डी टी। तो इस वेलोसिटी को dx अपॉन dt यहाँ भरो, और अनडैम्प्ड ऑसिलेटर के टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसका मतलब ये जो कांस्टेंट रहेगी। अब ये कांस्टेंट रहेगी तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड टाइम से। तो अब मैं डिफरेंशिएट नहीं करने वाला, तो डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, हमने की भी हुआ है क्लास में ये आर्टिकल, जब हम एनर्जी से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन निकाली थी। तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, इसको एडजस्ट करके एस बाई एम को कुछ ओमेगा स्क्वायर मान के, देन वी गेट टू सी दैट कि हमारी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है वो रिपीट हो रही है, वो हमें दिख रही है, रिवील हो रही है। तो दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड और फ्री ऑसिलेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसकी फ्रिक्वेंसी जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है दैट इज ओमेगा बाई 2 पाई, विच कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ दिस। Okay, now let us talk about the damped oscillation। जैसे आप मैंने बताया पहले, अनडैम्प्ड क्या है? जिसमें एम्पलीट्यूड लूज नहीं होता, और ऑब्वियसली डैम्प्ड क्या होंगी? जिसमें एम्पलीट्यूड लूज होता है। तो डायग्राम से समझते हैं। मेन पोजीशन मैक्सिमम पे गया, फिर मीन पे आया, फिर दूसरी साइड गया, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड लूज हो गया, फिर ऊपर गया, फिर मीन पे आया, फिर उधर गया, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड लूज हो गया। ऐसे ही इस चीज को वो लूज होके खत्म हो जाता है, जो हम नॉर्मल लाइफ में हमारे देखते हैं कि पेंडुलम है, पेंडुलम को मैंने ऑसिलेट कराया फ्रीली, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड लूज करता 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 वो इस मीन पोजीशन पे ठहर जाता है। तो वो हमारा केस जो रियल लाइफ में है, दैट इज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन एग्जांपल। तो इस तरह की फ्री ऑसिलेशंस जिसमें एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है और एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। So damped oscillations are free periodic oscillations whose amplitude decrease with the passage of time. So remember that damped oscillations are also free oscillations, but वो टाइम के साथ जो है एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। और ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज क्यों होता है? देयर कुड बी some force of friction or viscous force
जो वहां पे लग रही है, जिसके कारण जो डैम्पिंग हो रही है। और जो वो विस्कस फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो वो मोशन प्रोवाइड कर रही है, जो वो ऑपोजिट मोशन प्रोवाइड कर रही है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, डैम्पिंग फोर्स। जैसे आप मान लो अ, हमने ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल किया था, फॉर्क को ट्यून करके पानी में डाला, जब भी पानी में डाला थोड़ी देर बाद ऑसिलेशंस खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पे विस्कस फोर्स है, वाटर की विस्कोसिटी है, जब वो उसने एनर्जी सारी उसकी अब्सॉर्ब कर ली ट्यूनिंग फॉर्क की। सिमिलरली पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, हवा के साथ वो लगातार फ्रिक्शन कर रहा है, धीरे धीरे उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो खत्म हो रहा है। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। So far so good. Thumbs up guys when I say so far so good is like आ रहा है आपको समझ? Okay, great. I will wait for like 10-15 seconds if you have any question. Okay, let us move forward. इस आर्टिकल को आधा कर लेते हैं फिर, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स थोड़ा सा है, पूरा नहीं करते। अब जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक इक्वेशन बनाई थी, जैसे ये वाली जो बार बार आप देखते हो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें कोई ऐसी टर्म नहीं है जो हमें ये बता रही है कि डैम्प हो रहा है सिस्टम हमारा। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है एक डैम्पिंग ऑसिलेटर के लिए, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। So a simple harmonic oscillator whose amplitude of oscillations decrease with time is called damped harmonic oscillator. Like decrease with time, damped harmonic oscillator. इसके लिए सबसे अच्छी एग्जांपल हमारी है स्प्रिंग की। स्प्रिंग हमारा बड़ा अच्छा एग्जांपल है। Consider a damped mechanical oscillator in the form of block of M connected to a spring softness. एक rigid support है, वहां से स्प्रिंग लगा हुआ है, मास यहाँ पे है, स्प्रिंग का कोई स्प्रिंग कांस्टेंट है, मास कोई मास होगा। अब इसको डिस्प्लेस किया है यहाँ से और ये यहाँ पे पहुंच गया, जब यहाँ से छोड़ोगे तो ये एक मोशन करना शुरू कर देगा। अब ये नीचे वाली अगर सरफेस ना हो, इसको देना पड़ेगा हमें, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको सपोर्ट देनी पड़ेगी हमें। अगर ये सरफेस ना हो या मान लो ये लटक रहा हो, तो फिर एयर वाला आ जाएगा। अब इस केस में एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रही है, ये जो मास है ये लगातार टच में है इस सरफेस से, और जब ये इस टच में है सरफेस से, हर बार जब ये ऑसिलेशंस करेगा, इस फ्रिक्शन के कारण, इस सरफेस के कारण ये अपनी वाइब्रेशंस जो है लूज करता रहेगा। ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ डैम्पिंग फोर्स, कि जो फ्रिक्शन हो रही है इस सरफेस में और मास के बीच, ये हमारी डैम्पिंग फोर्स। पेंडुलम के केस में बताया मैंने, जो एयर फ्रिक्शन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है पेंडुलम। अब हमने कितनी सारी फोर्स पढ़ी थी पीछे? हमने सिर्फ एक फोर्स पढ़ी थी, दैट वाज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। हम बार बार पढ़ रहे हैं, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की निशानी है अनडैम्प्ड केस के लिए, that force is proportional to minus x, that means force is proportional to minus sx, which where s is the spring constant, and again negative sign suggest that कि फोर्स इधर को लग रही है, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो बाहर को हो रही है। बट अब हम एक नया आर्टिकल कर रहे हैं, तो कुछ डैम्पिंग फोर्स का समझते हैं। अब डैम्पिंग डैम्पिंग फोर्स हमने समझ तो ली, तो ये जो फ्रिक्शन है इस मास का इस सरफेस के साथ, दैट इज वन थिंग। तो डैम्पिंग फोर्स को डिफाइन कैसे करते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स और डैम्पिंग फोर्स which is proportional to the velocity of body, provided the motion is not so fast to cause turbulence। यानी मोशन इतना भी
तेज ना हो कि वो टर्बुलेंस हो जाए, यानी स्प्रिंग जो है वो अपने एक्सिस से ही हिल जाए, वो लेफ्ट एंड राइट होने लग पड़े हो ऐसे ही, बट एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता रहे। तो इसकी निशानी क्या है सिंपल हार्मोनिक डैम्प्ड केस के लिए, ये आपने याद रखना है ये वाली चीज। जब भी फोर्स जो है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाती है, then we say this is the damping force and the oscillator corresponding is damped simple harmonic oscillator। और इसकी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम तोड़ेंगे, तो कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट लिख लिया प्रोपोर्शनैलिटी का आर और माइनस लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये फोर्स भी क्या कर रही है, ओरिजिनल मोशन से ऑपोजिट एक्ट कर रही है। डैम्पिंग भी ये चाहती है कि जो वो फ्रीली ऑसिलेट ना कर पाए, रिस्टोरिंग फोर्स भी चाहती है वो फ्रीली ऑसिलेट ना कर पाए, दैट्स वाई माइनस एस। और इसी तरीके से डैम्पिंग भी चाहती है, डैम्पिंग फोर्स भी चाहती है कि वो फ्रीली ऑसिलेट ना कर पाए, वो ओरिजिनल मोशन को अपोज कर रही है, दैट्स वाई इट इज नेगेटिव। और इस आर को हमने बोल दिया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को डैम्पिंग कोफिशिएंट। और इसके यूनिट कैसे निकालेंगे? फोर्स इधर है, dx बाई dt को नीचे ले जाओ, फोर्स बटा वेलोसिटी कर दो, तो ये हमारी हो गई फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एम एल टी माइनस टू, नीचे आ जाएगी वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और इसको आपस में सॉल्व करके आपको मिल जाएगा डैम्पिंग कोफिशिएंट के यूनिट्स। अब जो नेट फोर्स है, बस 5 मिनट और फिर आप फ्री हो, 5 मिनट और पेशेंस दिखा दो। सो अकॉर्डिंग टू तो नेट फोर्स क्या होगी किसी सिस्टम में, हमने दो तरीके की फोर्सेस देखी, एक रिस्टोरिंग फोर्स देखी, एक फ्रिक्शनल फोर्स देखी, एक को F1 बोल दिया, एक को F2 बोल दिया। तो दोनों का हमने सम कर दिया F1 प्लस F2, तो हमारी फोर्स होगी नेट ये। तो हमें पता है पहले तो इतनी होती थी अनडैम्प्ड के लिए, अब ये नहीं जुड़ गई तो वो डैम्प्ड हो गई। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स क्या होती है, मास एंड एक्सेलरेशन, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो हमने लेफ्ट साइड में फोर्स को ऐसे लिख दिया, राइट साइड हमारे ऐसी आ गई। अब इसमें एम को जो है राइट साइड ले गए, बटा एम कर दिया, बटा एम कर दिया, ये कुछ ऐसी बन गई। और जब इसको और थोड़ा लेफ्ट साइड हम नेगेटिव वाले टर्म्स को उठा के ले गए तो ये कुछ ऐसी बन गई। ठीक है जी। अब ये जो इक्वेशन आपको दिख रही हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी है, क्योंकि ये टर्म तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये कुछ नया ऐड हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा और सुधारने के लिए आर बाई एम को कुछ और मान लेते हैं 2p, और एस बाई एम को तो हमने पहले ओमेगा स्क्वायर माना ही था। तो इसलिए ये जो p है दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग कांस्टेंट, r है डैम्पिंग कोफिशिएंट और p है डैम्पिंग कांस्टेंट। और डैम्पिंग कांस्टेंट को भी आप इजीली बना सकते हो, r की हमने यूनिट निकाली, मास से डिवाइड कर दो, ये इतना आ जाएगा। और ओवरऑल जब हम ये ट्रांसलेशन पुट करते हैं r बाई एम इज इक्वल टू 2p s बाई एम ओमेगा स्क्वायर, तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है दैट इज t स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर प्लस 2p dx by dt plus omega square x is equal to 0. So that is the differential equation of damped simple harmonic oscillator. Again, I'm saying if we just focus on these two terms, this is undamped oscillator, and when we add a term which is proportional to velocity with the damping constant, then this whole equation becomes a damped simple harmonic oscillator differential equation. Now, हमने पिछले चैप्टर में क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, फिर हमने उसके सॉल्यूशंस ढूंढे, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, समथिंग लाइक दैट। वो फिर भी आसान थी, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, बट इसमें सेकेंड ऑर्डर भी है और फर्स्ट ऑर्डर भी, उसमें सिर्फ सेकेंड ऑर्डर था, मतलब डबल डेरिवेटिव था। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर भी है, सिंगल ऑर्डर भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू द जहाँ पे सिर्फ सेकेंड ऑर्डर होता है। इसके लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं जो कि आपने मैथमेटिक्स में शायद पढ़ी होंगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बीएससी 3 में आता है जितना मुझे याद है, बीएससी 3 में आता है, एनईपी में पता नहीं किस में आता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका मैथमेटिक्स का एक पूरी किताब है, उसमें आप डिफरेंट तरीके समझते हो कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं।
तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन मान लेते हैं एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में। खैर, मैं आज ये आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स काफ़ी इन्वॉल्व है, तो इसको मैं खुद हाथ से ही करना चाहूँगा रादर देन मैं किताब से इसको दिखाऊं। ठीक है जी, तो ये आपका आर्टिकल है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपनी पूरा आर्टिकल ही ख़त्म कर देंगे मैथमेटिक्स वाला। तो ये चैप्टर इतना खास चैप्टर ही है, 4-5 दिन लगेंगे इसमें। चलो, आई होप आपको ये क्लास क्लियर थी। आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप अभी पूछ सकते हैं। ओके, इफ देर इज नो क्वेश्चन आई होप द क्लास वाज गुड। ऐसे करके बता दो ताकि मेरे को भी थोड़ा लग जाए कि मैं किससे से बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी गुड। चलो अब हम मिलते हैं मे बी टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो। टिल देन बी वेल, बाय बाय।